क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप किसी वंडरलैंड में हैं? हाय, मेरा नाम एलिस है और मुझे हर दिन वैसा ही फील होता है। लेकिन मेरे आसपास के वंडर्स बहुत परेशान करने वाले हैं। मेरे पेरेंट्स हमेशा से काफी स्ट्रिक्ट थे और मुझे हर चीज करने से रोकते थे। वो मेरी हर चाल पर नजर रखते थे और 1 मिनट भी देर होने पर मुझे कॉल करना शुरू कर देते थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कॉलेज के बाद कभी कभी डैड मुझे लेने भी आ जाते थे और मुझे घर तक छोड़ने आते थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टूडेंट डॉर्मेट्री में भी जाने नहीं दिया। कुल मिलाकर कभी कभी उनके इस वंडरफुल केयर से मेरा दम घुटने लगता था। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन जब वो घर पर नहीं थे, तब मैंने हैना को अपने घर पर इनवाइट किया। वो मेरी इकलौती फ्रेंड थी। हम हाई स्कूल से फ्रेंड्स थे। हैना अपने छोटे भाई के साथ आई हुई थी। हमने उसके लिए टैबलेट पर एक गेम ऑन कर दिया और किचन में चले गए। आई मेड कॉफी एंड पुट अ पाई आई हैड रिसेंटली बेक्ड ऑन द टेबल। कई तरह के ड्रिंक्स और पेस्ट्रीज बनाना मेरी हॉबी थी। अगले दिन से ही हमारे हॉलिडेज शुरू होने वाले थे और हैना ने मुझे बताया कि वो अपने हॉलिडेज किसी यूथ कैंप में बिताने वाली है। वो काफी कूल लग रहा था और अंदर से मुझे हैना से काफी जलन हो रही थी। मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं जाने नहीं देते थे और हॉलिडेज में भी मुझे हमेशा घर पर रहना पड़ता था। जब हैना जाने लगी तो उसका भाई न जाने कहाँ गायब हो गया। उसे ढूंढते हुए मैं 2nd फ्लोर पर चली गई और अचानक मैंने देखा कि डैड के ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी उसके अंदर जाने नहीं देते। मैंने धीरे से वो दरवाजा खोलकर अंदर देखा। हैना का भाई उसमें से तुरंत निकलकर बाहर आ गया। वाओ, I want such cool monitors too. शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे एक टेबल दिखाई दिया और उस पर बहुत सारे कंप्यूटर मॉनिटर्स रखे हुए थे। उसी वक्त हैना भी 2nd फ्लोर पर आ गई। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। गेस्ट को भेजने के बाद मैं एक मूवी देखने के लिए बैठ गई, लेकिन मेरे मन में बार बार ऑफिस का ख्याल आ रहा था। मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने देते थे और वहाँ पर टेबल पर इतने सारे मॉनिटर्स वो क्यों थे? डैड यूजुअली अपने ऑफिस का दरवाजा लॉक रखते हैं, लेकिन उस दिन शायद वो उसे लॉक करना भूल गए थे। मैं वहाँ वापस जाना चाहती थी। What if I never got such an opportunity again? मुझे थोड़ी देर हिचकिचाहट हुई, लेकिन आखिर में मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पेरेंट्स के आने में लगभग 1 घंटा बाकी था, इसलिए मैं डैड की ऑफिस में वापस गई। जैसे ही मैंने मॉनिटर्स को देखा, मेरे तो होश उड़ गए। Our courtyard and almost all the rooms in our house were shown in real time. मुझे पता था कि घर के बाहर कैमरास की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो रूम्स में क्या कर रहे थे? मेन कंप्यूटर में पासवर्ड लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसे तुरंत गेस कर लिया। वो तो ऑब्वियसली मेरा बर्थडे था। डेस्कटॉप पर कई सारे फोल्डर्स पड़े हुए थे और जब मैंने उनके कंटेंट्स देखे, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें मेरी सैकड़ों फोटोज थी। स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग इन द पार्क। वहाँ मेरी कुछ बचपन की फोटोज भी थी। उनमें मैं लगभग 3 साल की थी और लगभग उसी एज की एक और लड़की मेरे बगल में खड़ी हुई थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि बचपन में मेरी कोई ऐसी फ्रेंड भी हुआ करती थी। Although that was the least of my worries at the moment. मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और फिर मुझे एक प्रोग्राम मिला जो मॉनिटर से मेरे पेरेंट्स के फोन्स पर इमेज ब्रॉडकास्ट करता था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे पेरेंट्स हर वक्त मुझ पर नजर रखते हैं। ये नॉर्मल नहीं था। अचानक मैंने नीचे दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मुझे समझ आ गया था कि मेरे पेरेंट्स वापस आ गए हैं, लेकिन मैं ऑफिस से बाहर नहीं निकली। वैसे भी उन्हें तो पता चल चुका होगा कि मैं वहाँ पर हूँ। जब मॉम डैड अंदर आए तो वो गिल्टी लग रहे थे। What on earth is this? क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है? एलिस, हमें बस तुम्हारी फिक्र होती है। Someone should always watch over you, you know. हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। उनकी बातें मुझे बिल्कुल बकवास लग रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हमारे अपने घर में क्या डेंजर्स हो सकते हैं? आपको मेरी फिक्र नहीं है, आप बस पैरानॉइड हो रहे हो। उन्होंने धीमी आवाज में मुझे कुछ जवाब दिया और मुझे समझ आ गया कि मुझे उनसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाली। बस इसीलिए मैं अपने रूम में वापस चली गई। मुझे वहाँ पर कुछ कैमरास मिले जिन्हें मैंने तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। बस बहुत हुआ, मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। रात में मैंने सोच लिया कि अब चीजें बदलनी होंगी, इसलिए सुबह होते ही मैंने कुछ चीजें अपने बैग में भरी और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। मैंने अपना स्मार्टफोन भी ऑफ कर दिया। What if my parents were watching me through it? मैं हैना से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक बार को मुझे लगा कि कोई दोबारा मुझ पर नजर रख रहा है। मैं तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ पर कुछ सस्पिशियस नहीं था। Maybe my parents had noticed that I had left. आखिर में मैंने डिसाइड किया कि ये सब बस मेरी इमेजिनेशन है। हैना के पास आकर मैंने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि वो मुझे अपने साथ कैंप ले चले। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर तुम्हें कोई जगह खाली मिलेगी। हमने इसके लिए एडवांस में पे किया था।
एक्चुअली वेट, आई हैव एन आइडिया। मेरी आंटी एंजेला वहाँ पर कुक का काम करती है। कैंप में जॉब पाने के लिए वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। उसकी बात सुनकर मैं काफी खुश हो गई। मुझे सच में पैसों की भी बहुत जरूरत थी। हैना ने अपनी आंटी को कॉल किया और बस उन्होंने सब कुछ अरेंज कर दिया। उन्होंने मुझे कैफेटेरिया में काम करने के लिए हायर कर लिया। कैंप जाने से एक रात पहले मैं हैना के घर पर रुकी हुई थी। हर एक आहट पर मेरी रूह कांप जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी ना कभी तो ढूंढ ही लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगले दिन हम कैंप के लिए निकल गए। वो एक लेक के किनारे पहाड़ों पर था। इट वॉज एस्टोनिशिंगली ब्यूटिफुल। हैना ने मुझे तुरंत अपनी आंट से मिलवाया। वो भी काफी यंग थी। मैंने उन्हें वैसे इमेजिन नहीं किया था। एंजेला हैड पियर्सिंग्स, ड्रेडलॉक्स एंड अ लॉट ऑफ टैटूज। वो मुझे तुरंत अपने साथ कैफेटेरिया में ले गई और मुझे मेरा काम समझा दिया। मुझे चाय कॉफी बनानी थी, गेस्ट को ड्रिंक्स देना था और किचन में उनकी हेल्प करनी थी। ये सब तो मुझे पहले से आता था, इसीलिए मुझे अपना काम शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन द हेड शेफ प्रेज्ड मी। वहाँ माउंटेन्स पर लगभग कोई कनेक्शन नहीं था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। बट यू नो व्हाट, अभी भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना स्मार्टफोन ऑन करूं। इसलिए मैं एक पुराना फोन यूज कर रही थी जो एंजेला ने मुझे दिया था। बाय द वे, एंजेला एंड आई क्विकली गॉट अलोंग। अपने अपीयरेंस के बावजूद वो काफी अच्छी थी। काम करते वक्त एंजेला मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग और पैराग्लाइडिंग के बारे में बताया करती थी। मेरा मुंह तो खुला का खुला रह जाता था। मेरी लाइफ हमेशा से इतनी बोरिंग हुआ करती थी। मुझे रियलाइज हो चुका था कि अपने पेरेंट्स की कांस्टेंट कंट्रोल की वजह से मैंने लाइफ में कितना कुछ मिस कर दिया था। दोपहर में ब्रेक्स के दौरान हम बाकी सबके साथ ऑब्स्टेकल कोर्सेज कंप्लीट करते थे और डिफरेंट गेम्स भी खेला करते थे। और शाम को हम कैंप फायर के पास बैठ जाते थे या फिर पार्टीज करते थे। शुरू में अपने पेरेंट्स के सुपरविजन के बिना मुझे अपनी लाइफ थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन जल्दी ही मुझे वैसे जीने की आदत पड़ गई। आई स्टार्टेड टू टॉक मोर टू एवरीवन एंड इवन फ्लर्टेड विद द गाइज। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे वैसे देख लेते तो उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाता। एक दिन हमारे कैंप में नए वर्कर्स आए, द जॉनसन्स। जैक एनिमेटर था और ग्वेन मेरी तरह किचन में हेल्प करती थी। They turned out to be very cool and fun. जैक हर पार्टी की जान बन जाता था। जल्दी ही हमारी दोस्ती हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों एंजेला उनको लाइक नहीं करती थी। एक दिन जब मैं फ्रेश ऑरेंज जूस बना रही थी तो ग्वेन ने मेरे पास आकर मुझसे कुछ बोला। उसने बताया कि जैक और उसकी एक बेटी है जिसे उन्होंने बहुत टाइम से नहीं देखा। वो जल्दी ही यहाँ आने वाली है और हम उसे कुछ अच्छे गिफ्ट्स देना चाहते हैं। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, खासकर तुम्हारा फिगर उससे काफी मिलता जुलता है। क्या तुम हमारे साथ टाउन चलकर कुछ चीजें ट्राई कर सकती हो? वो टाउन कैंप से ज्यादा दूर नहीं था और मैं तो वहाँ पर अभी तक गई भी नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं वहाँ पर जाना चाहती थी, इसलिए मैं तैयार हो गई, स्पेशली सिंस इट वाज माय डे ऑफ। मैंने अपना बैग उठाया और एंजेला से कहा कि मैं जा रही हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम उन दोनों के साथ जा रही हो? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। What have they done to you? वो अच्छे लोग हैं। पता नहीं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, that's all। एंजेला और मैं पहले कभी किसी बात पर डिसएग्री नहीं हुए थे। हम लाउड म्यूजिक और जैक के जोक सुनते हुए शहर के बाहर पहुंच गए। I was in such a great mood। उस शहर के शॉपिंग मॉल्स ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन हमने वहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया। जैक और ग्वेन ने अपनी बेटी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ खरीद लेना चाहते थे। हेडफोन्स, अ प्ले स्टेशन, अ टेडी बेयर, सम नोटबुक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अगर वो इतने ही अमीर है तो उन्हें समर कैंप में पार्ट टाइम जॉब करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद हम कपड़े लेने गए। आई ट्राइड ऑन शॉर्ट्स, टॉप्स, ड्रेसेस। मुझे देखकर जॉनसन्स इमोशनल हो गए और लगभग हर चीज खरीदते जा रहे थे। It suits you so well। एक बार तो मुझे एंजेला की बात याद आ गई। अब मुझे भी वो लोग थोड़े वियर्ड लग रहे थे। वो मुझे वैसे क्यों देख रहे थे, या फिर शायद मेरी शक्ल उनकी बेटी से कुछ ज्यादा ही मिलती थी। हाँ, शॉपिंग खत्म होने के बाद मैं बिल्कुल थक चुकी थी। Honestly, I would have preferred making 100 cups of coffee that day। जब जैक सारी चीजों के लिए पे कर रहा था, तब ग्वेन हमारे लिए आइसक्रीम लेने चली गई। मैं फिटिंग रूम में चेंज कर रही थी और तभी अचानक मैंने देखा कि मेरा फोन गायब था, वही जो एंजेला ने मुझे दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे अपने साथ लाई थी। कुछ मिनट पहले मैंने तो उसमें टाइम भी चेक किया था। मैंने पूरा फिटिंग रूम छान मारा और यहाँ तक कि स्टोर में भी गई, लेकिन मेरा फोन कहीं नहीं मिला। Had it been stolen? अरे डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए नया फोन खरीद देंगे। क्या तुम्हें अभी चाहिए वो? I forced a smile and refused। वो सचमुच वियर्ड थे। अचानक वो मुझे इतना महंगा गिफ्ट क्यों देना चाहते थे? आइसक्रीम खाने के बाद ग्वेन ने पैदल टहलने के लिए कहा
और वो लोग किसी लोकल रेस्टोरेंट में कुछ खाना चाहते थे, लेकिन मैं किसी तरह जल्दी से वापस अपने कैंप जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। उन्होंने इंसिस्ट किया और हम वापस जाने लगे। वो कार पैकेजेस से भरी हुई थी और बैक सीट पर मेरे लिए भी बैठने की जगह नहीं थी। मुझे अपना बैग अपने घुटनों पर रखना पड़ा। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए शुरू में मुझे पता नहीं चला कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि हमारा टर्न तो मिस हो गया है। एंड देन इट वाज लाइक जैक हैड रेड माय माइंड। अरे डोंट वरी, मुझे एक शॉर्टकट पता है, हम डिनर के टाइम तक पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, मेरे पास खुद को ऑक्यूपाई रखने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरा किसी से बात करने का भी मन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं बस खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। इस बार मुझे तुरंत पता चल गया कि हम शहर के बाहर निकल चुके हैं। We definitely weren't getting any closer to the camp. हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं परेशान होने लगी। हे, ग्वेन ने मुड़कर मुझे प्यार से देखा और बोला, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एज इट शुड बी नाउ। हम तीनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे समझ नहीं आया इन सब का क्या मतलब था। वो लोग मुझे कहाँ पर ले जा रहे थे? बेटा, तुम्हें हमारे गिफ्ट्स पसंद आए ना, या फिर तुम अभी भी अपने फोन को लेकर अपसेट हो? मैंने अचानक देखा कि मेरा फोन तो ग्वेन के हाथ में है। उन्होंने मेरा फोन चुरा लिया था। मैं बहुत डर गई थी। वो लोग बहुत भयानक लग रहे थे और मैं कांप रही थी। They were crazy। काश मैंने एंजेला की बात सुनी होती। जैक बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। I clutched my backpack and tried to think of what to do। लेकिन तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा स्मार्टफोन अभी भी मेरे बैग में पड़ा हुआ था और उन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज उसकी बैटरी डेड ना हो। मैंने धीरे से अपना स्मार्टफोन बाहर निकाला और उसे ऑन करने की कोशिश की एंड इट वर्कड। मैंने तुरंत हैना को टेक्स्ट किया और उसे अपनी लोकेशन भेज दी, लेकिन उसके बाद मुझे अपने पेरेंट्स की मिस कॉल्स की नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो गई। लकीली द रोर ऑफ द इंजन ड्राउंड ऑल द साउंड्स। थोड़ी हेजिटेशन के बाद मैंने अपनी मॉम को भी टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद हम एक गैस स्टेशन पर रुके। मैं कार से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन दरवाजा लॉक था। मैंने उन्हें मुझे बाहर आने देने के लिए बोला, लेकिन ग्वेन ने स्माइल करते हुए अपना सर हिलाकर मुझे मना कर दिया। मेरा रोने का मन कर रहा था। मैं कौन सी मुसीबत में फंस गई थी। जैसे ही जैक कार में वापस आया, हमें अचानक सायरन्स की आवाज सुनाई देने लगी। पुलिस कार्स गैस स्टेशन पर आकर रुक गई। उन्होंने तुरंत हमें घेर लिया। पुलिस वालों ने ग्वेन और जैक को दबोच लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कार से बाहर निकाला और सवाल करने लगे। जल्दी ही वहाँ पर एक कार आ गई। एंजेला एंड हैना गॉट आउट ऑफ इट। वो दोनों बेहद डरी हुई लग रही थी। मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ते ही पुलिस को कॉल कर दिया था। हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड को गले लगा लिया और खुशी से रो पड़ी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक और कार आ गई। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। कुछ हफ्तों तक मुझे ये डर था कि मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन अब मैं उन्हें देखकर बहुत खुश थी। मुझे देखते ही मेरी मॉम रो पड़ी और फाइनली उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। असल में कई साल पहले जॉनसन्स मेरे पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। दे हैड हैड गर्ल्स एट द सेम टाइम, लेकिन जॉनसन्स की बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ और वो गुजर गई। शुरू में उन्होंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर इस सदमे की वजह से वो पागल हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि तुम उनकी बेटी हो एलिस। जॉनसन्स ने तुम्हें हमसे लेने की बहुत कोशिश की। बदले में उन्होंने हमें पैसे भी ऑफर किए। हमें बहुत डर लगता था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। एक बार तो हम पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन जैक के रिलेटिव्स बहुत रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इसलिए उन्हें बस इलाज के लिए क्लिनिक भेज दिया गया और जल्दी ही वो बाहर आ गए। थोड़े टाइम तक उनका कुछ अता पता नहीं था, लेकिन फिर एक दिन वो वापस आ गए। तुमने जो फोटोज देखी थी उनमें से आधी से ज्यादा हमने नहीं ली। वो फोटोज उन्होंने हमें भेजी थी। वो हमें धमकी देते थे कि कभी ना कभी वो तुम्हें हमसे दूर ले ही जाएंगे, इसलिए हमें तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी। हम बस तुम्हें सेफ रखना चाहते थे बेटा। उनकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। तो वो लड़की जो फोटोज में थी मेरे बगल में, वो वही थी। हम नहीं जानते कि उन्हें तुम्हारे कैंप के बारे में कैसे पता चला। ये तो हमें भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। वैसे तुम्हारी फिक्र में हम पागल हो रहे थे। प्लीज प्रॉमिस एलिस, यू कांट डू दैट अगेन। उस वक्त मुझे याद आया कि जब मैं घर से निकल रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो शायद जैक और ग्वेन थे। They had followed me and found out that I was in the camp and got a job there। मेरे पेरेंट्स के एक्सप्लेनेशन के बाद पुलिस को सारी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने जॉनसन्स को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद पता चला कि उन्हें बहुत लंबे टाइम के लिए क्लिनिक भेज दिया गया है। कैंप से वापस आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर से निकलकर स्टूडेंट डॉर्मेट्री में आ गई। We had a fight again, but I stood my ground। मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझे लगातार कॉल करते रहते हैं और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। What do you think I should do? आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है।